अस्सलामुअलैकुम माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। होप आप लोग सब खैरियत से होंगे और आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और आज हम लोग पढ़ेंगे एक स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन ऑफ पैरेलल कंप्यूटर। अगर इससे पहले का आपने वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन आप जाएंगे, आपको दो प्लेलिस्ट के लिए मिलेगा, एक स्टोरी मोड, एक और टॉपिक एक्सप्लेन। ऑर्डर पे एक्सप्लेन जाइए, प्रीवियस तमाम वीडियोस को देख कर आइए, अदरवाइज आपको ये वीडियो समझ में नहीं आएगा। तो मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि प्रीवियस वीडियोस को आपने देख लिया है और अब आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये याद दिला देना चाहता हूँ कि अब तक अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। प्रीवियस वीडियोस में हमने पैरेलल कंप्यूटर को स्टार्ट किया था और हमने इसको शुरू करने से पहले मैं आपको ये दिखा देना चाहता हूँ कि हमने क्लासिफिकेशंस देखा था, टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसमें हमने क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इंस्ट्रक्शन एंड डेटा स्ट्रीम देखा था जो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, और क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मेमोरी एक्सेस ये भी हम लोग देख चुके हैं। हमने एक और क्लासिफिकेशन देखा था बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर, यानी फिजिकल स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पर। ये आर्किटेक्चर आज हम लोग इन डिटेल पढ़ेंगे, वीडियो लंबा होने वाला है, मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, हाथ में चाय या कॉफी जो भी है उसको ले लीजिए और आराम से बैठ जाइए। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ग्रेन्स वाला, यानी ग्रेन साइज पढ़ेंगे और उसके बाद हमारा पैरेललिज्म का टॉपिक कवर हो जाएगा। तो ये शुरू करते हैं, स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन ऑफ पैरेलल कंप्यूटर, अंडरस्टैंडिंग अ टाइटली कपल्ड एंड लूजली कपल्ड सिस्टम। देखिए सब कुछ इर्द गिर्द इसी का घूमता है। जब हम लोग स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन करते हैं यानी फिजिकल कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन करते हैं, उसमें दो किस्म का सिस्टम सामने आता है, एक लूजली कपल्ड सिस्टम, एक टाइटली कपल्ड सिस्टम। ये लूजली और टाइटली कपल्ड सिस्टम को आज हम लोग इन डिटेल पढ़ेंगे, इन डिटेल। इसमें बहुत कुछ आता है, वो सब पढ़ेंगे। अ डिटेल एक्सप्लोरेशन ऑफ पैरेलल कंप्यूटर आर्किटेक्चर बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चरल डिजाइन। इंट्रोडक्शन तो देखना बहुत जरूरी है भाई। इंट्रोडक्शन टू स्ट्रक्चरल आर्किटेक्चर इन स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन। फिन टैक्सोनॉमी फोकसेस ऑन द बिहेवियरल एस्पेक्ट ऑफ पैरेलल कंप्यूटर एंड डज नॉट कंसीडर देयर स्ट्रक्चरल डिजाइन। हमें पता है जो फिन क्लासिफिकेशन था प्रीवियसली हमने देखा था, वो ज्यादा बिहेवियर के, कंप्यूटर के बिहेवियर के ऊपर फोकस करता है इंस्टेड ऑफ कंप्यूटर के आर्किटेक्चरल डिजाइन के ऊपर फोकस करता है। जैसे हमने डेटा स्ट्रीम और इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम वगैरह देखा था, राइट। पैरेलल डेटा और सिंगल इंस्ट्रक्शन वगैरह वो सब हमने देखा था, तो वो कंप्यूटर के बिहेवियर के ऊपर क्लासिफिकेशन था। जो फिन क्लासिफिकेशन है, फिन्स क्लासिफिकेशन स्ट्रक्चर के ऊपर बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करता, लेकिन हाउएवर पैरेलल कंप्यूटर आर आल्सो क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर आर्किटेक्चर, यानी पैरेलल कंप्यूटर का मेजर क्लासिफिकेशन ये भी होता है। इसमें की कॉन्सेप्ट क्या होता है, यानी पूरा जो टॉपिक है यानी स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन, इसका मेजरली की कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए यहाँ पर मेजरली तीन ही की कॉन्सेप्ट है। पैरेलल कंप्यूटर, इसमें हम पैरेलल कंप्यूटर पढ़ते हैं ऑफ कोर्स। उसका मतलब क्या होता है, सिस्टम विद मल्टीपल प्रोसेसर्स वर्किंग टुगेदर, मल्टीपल प्रोसेसर एक साथ काम कर रहा होता है, इसी को हम लोग पैरेलल कंप्यूटर बोलते हैं, ठीक है। इंटरकनेक्टेड नेटवर्क या इंटरकनेक्शन नेटवर्क, इसका मतलब क्या होता है, लिंक प्रोसेसर एंड मेमोरी मॉड्यूल्स, यानी प्रोसेसर और मेमोरी को आपस में कनेक्ट करना एज एन मॉड्यूल, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। इसके बाद आता है स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन, यानी बेस्ड ऑन हाउ प्रोसेसर एंड मेमोरी आर ऑर्गेनाइज्ड, यानी प्रोसेसर और मेमोरी को कैसे ऑर्गेनाइज किया गया, यानी फिजिकल कंपोनेंट का बात हो रहा है, उसको कैसे ऑर्गेनाइज किया गया, उसके बेसिस पर एक क्लासिफिकेशन होता है। तो तीन क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, पैरेलल कंप्यूटिंग पढ़ते हैं हम लोग, इंटरकनेक्शन नेटवर्क और स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन। अब ये तीनों चीज जो की कंपोनेंट है ना, ये दोनों में मर्ज हो जाता है। तो मेजरली अगर आप ये पूरा क्लासिफिकेशन स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं ना, तो दो पार्ट में आप इसको डिवाइड करते हैं, यानी मेजरली दो ही आर्किटेक्चर है जो पूरा का पूरा डिवाइड हो जाता है स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन में। वो दो मेन आर्किटेक्चर क्या है, एक है टाइटली कपल्ड जिसमें शेयर्ड मेमोरी सिस्टम होता है, और एक होता है लूजली कपल्ड जो डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी सिस्टम होता है। यानी जो टाइटली होता है उसमें मेमोरी को शेयर किया जाता है, शेयर्ड मेमोरी सिस्टम होता है, अलग अलग मेमोरी नहीं होता उसमें, ठीक है। और जो लूजली कपल्ड है उसमें डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी सिस्टम, यानी मेमोरी को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अब ये क्या होता है, कैसे होता है, दोनों को पढ़ेंगे इन डिटेल। अब यहाँ पर आप देखिए, जैसे हमने पहले बताया कि फिन टैक्सोनॉमी वर्सेस स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन। अब जैसे हमने पहले बताया कि फिन क्लासिफिकेशन फोकस ऑन बिहेवियरल एस्पेक्ट ऑफ पैरेलल कंप्यूटर, यानी फिन क्लासिफिकेशन जो है वो बिहेवियरल एस्पेक्ट पे ज्यादा फोकस करता है पैरेलल कंप्यूटर पे, जो हमने पहले ही पढ़ा, जैसे कि सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा, इस तरीके से सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा एंड मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा, ठीक हो गया। बट स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन ऑन द अदर हैंड फोकसेस ऑन अ फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सिस्टम। वो क्या करता है, फिजिकल ऑर्गेनाइज कैसे वो सिस्टम उसको बताता है। तो उसमें दो पार्टी हमें पढ़ना है, टाइटली कपल्ड जिसमें प्रोसेसर शेयर्ड ग्लोबल मेमोरी, और यानी प्रोसेसर जो है वो ग्लोबल मेमोरी को शेयर करेगा, यानी मेमोरी ग्लोबली है और अलग अलग प्रोसेसर वो एक ही मेमोरी को इस्तेमाल करेगा। और लूजली कपल्ड में क्या होता है, ईच प्रोसेसर हैज लोकल मेमोरी, यानी हर प्रोसेसर के पास एक अपना अपना लोकल मेमोरी होगा, ठीक हो गया। ये मेजर इसका कॉन्सेप्ट है, आगे हम लोग पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। अब यहाँ पर आप देखिए MIMD यानी मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा सिस्टम। अब पैरेलल कंप्यूटर MIMD कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल प्रोसेसर एंड शेयर्ड मेमोरी मॉड्यूल और लोकल मेमोरी कनेक्टेड विया एन इंटरकनेक्शन नेटवर्क। यानी जो पैरेलल कंप्यूटर होता है, जो MIMD वाला पैरेलल कंप्यूटर होगा, MIMD मतलब मल्टीपल डेटा भी होगा, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन भी होगा, वो मल्टीपल प्रोसेसर्स और शेयर्ड मेमोरी मॉड्यूल से बन सकता है या बनता है, और लोकल मेमोरी कनेक्टेड भी हो सकता है विया इंटरकनेक्शन नेटवर्क, ठीक है। यानी इसका एग्जांपल बिल्कुल ऐसे ही है कि ये एक प्रोसेसर है, ये दूसरा प्रोसेसर है, प्रोसेसर 1 प्रोसेसर 2, उसको आपस में इंटरकनेक्ट कर दिया गया है, दोनों लिंक हो गया, लेकिन इस्तेमाल दोनों एक ही मेमोरी कर रहा है, ठीक है। इजीली एकदम, अब तक ऐसा कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है जो आपको ना समझ में आए। अब यहाँ से हम लोग बाकायदा शुरू कर रहे हैं डिटेल समझना कि टाइटली कपल्ड सिस्टम क्या होता है
और शेयर मेमोरी सिस्टम क्या होता है? डेफिनेशन, इन टाइटली कपल्ड सिस्टम मल्टीपल प्रोसेसर कम्युनिकेट थ्रू अ शेयर्ड ग्लोबल मेमोरी। एक एक चीज को एकदम जहन में समझते हुए चलना, अदरवाइज क्योंकि काफी लंबा वीडियो है तो कंफ्यूजन हो सकता है आपको। टाइटली कपल्ड सिस्टम वो सिस्टम होता है जहां पर प्रोसेसर कम्युनिकेट करता है एक ग्लोबल मेमोरी से, यानी मेमोरी एक होगा, हर प्रोसेसर आके उससे बात करेगा, ठीक है। दिस ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड अ शेयर्ड मेमोरी कंप्यूटर और टाइटली कपल्ड सिस्टम। अब टाइटली कपल्ड सिस्टम या शेयर्ड मेमोरी सिस्टम या शेयर्ड मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, ये दोनों ही इंटरचेंजेबल इस्तेमाल हो जाता है, ठीक है। दोनों का मतलब बिल्कुल एक होता है। कैरेक्टरिस्टिक, अब ये जो टाइटली कपल्ड सिस्टम है इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है? 3 कैरेक्टरिस्टिक इसमें होता है जो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। क्या? सबसे पहले शेयर्ड मेमोरी होता है, हमें पता है कि मेमोरी शेयर्ड होता है टाइटली कपल्ड में। एवरी प्रोसेसर्स कम्युनिकेट थ्रू अ शेयर्ड ग्लोबल मेमोरी। ग्लोबल का मतलब है एक मेमोरी होगा जिसको सब आके जिससे कम्युनिकेट करेगा, शेयर करेगा, ठीक है। दूसरा होता है हाई थॉटपुट, यानी प्रेफरेबल फॉर हाई स्पीड रियल टाइम प्रोसेसिंग, यानी ये कहाँ ज्यादा इस्तेमाल होना चाहिए? प्रेफरेबल फॉर हाई स्पीड रियल टाइम प्रोसेसिंग में इसका इस्तेमाल, यानी ये सिस्टम का इस्तेमाल होता है आमतौर पे। और टाइटली कपल्ड का मतलब क्या होता है? प्रोसेसर आर क्लोजली कनेक्टेड थ्रू शेयर्ड मेमोरी, यानी प्रोसेसर जो है वो क्लोजली कनेक्ट है मेमोरी के, ठीक है। यानी यहाँ एक अलग चीज था कि हर प्रोसेसर मेन मेमोरी से कम्युनिकेट करेगा, लेकिन यहाँ पर वो क्लोजली कनेक्टेड भी है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है? इन टाइटली कपल्ड सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन मल्टीपल प्रोसेसर आर शेयर्ड अ ग्लोबल मेन मेमोरी, जैसे हमने पहले कहा, विच मे हैव मेनी मॉड्यूल्स, जिसमें बहुत सारा मॉड्यूल्स हो सकता है। द प्रोसेसर ऑल्सो हैव एक्सेस टू आईओ डिवाइस, और प्रोसेसर को इनपुट आउटपुट यानी पेरिफेरल डिवाइस का भी एक्सेस होता है इस वाले सिस्टम में, ठीक है, इस वाले आर्किटेक्चर में। यहाँ पर देखिए हमने एग्जांपल दिया है, प्रोसेसर 1 है, यहाँ प्रोसेसर 2 है, यहाँ मेमोरी मॉड्यूल 2 है, यहाँ मेमोरी मॉड्यूल 1 है, और यहाँ पर इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है, यानी ये दोनों प्रोसेसर इंटरकनेक्ट हो रहा है इनसे, ठीक हो गया। और मॉड्यूल के बेसिस पर भी ये काम हो जाता है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर कहा कि विच में हैव मेनी मॉड्यूल्स, मॉड्यूल्स भी यहाँ पर पॉसिबल है। ग्लोबल मेन एक ही होगा, लेकिन वो मॉड्यूल्स में आप उसको ये कर सकते हैं, यानी देखिए दोनों में फर्क समझिए। एक होता है कि ग्लोबल मेरे पास एक है और उसको मैंने मॉड्यूल बना दिया, वो रहेगा तब भी ग्लोबल, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड में हम लोग पढ़ेंगे ना, हर प्रोसेसर के पास अपना अपना मेमोरी होगा, पर्सनल आप बोल सकते हैं, तो इसमें वो वाला सीन नहीं है, ठीक है। इंटरकनेक्शन का मतलब क्या है? द इंटरकनेक्शन का मतलब द इंटरकम्युनिकेशन बिटवीन प्रोसेसर मेमोरी एंड अदर डिवाइस आर इम्प्लीमेंटेड थ्रू वेरियस इंटरकनेक्शन नेटवर्क, यानी जो इंटरकम्युनिकेशन होगा इनके दरमियान, यानी प्रोसेसर मेमोरी और पेरिफेरल के दरमियान, वो इंप्लीमेंट किया जाता है थ्रू वेरियस इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स। ये हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं कि इंटरकनेक्टेड नेटवर्क क्या है, कैसे कनेक्ट करेंगे, इसी वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग आगे, ठीक है। बल्कि नेक्स्ट टॉपिक ही वो हमारा है, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क इन टाइटली कपल्ड सिस्टम। अब टाइटली कपल्ड सिस्टम में इंटरकनेक्टेड नेटवर्क कैसे काम करता है वो समझते हैं। टाइप्स ऑफ इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क का भी कुछ टाइप्स है, याद रखिए। इंटरकनेक्टेड नेटवर्क टाइटली कपल्ड सिस्टम में अभी हम लोग देख रहे हैं, राइट। तो उसमें 3 टाइप आमतौर पर इस्तेमाल हो जाता है। एक होता है पिम, पिम का मतलब PMIN, ठीक है। ये बेसिकली पिम प्रोनाउंस नहीं होगा, PMIN ही होगा, क्योंकि ये बेसिकली स्टैंड PMIN स्टैंड्स फॉर प्रोसेसर मेमोरी इंटरकनेक्शन नेटवर्क, ठीक है। इस तरीके से IOPIN, इसका मतलब इनपुट आउटपुट प्रोसेसर इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, और इसका मतलब और एक है ISIN, यानी इंटरप्ट सिग्नल इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, यानी एक नेटवर्क ऐसा है जो प्रोसेसर मेमोरी को इंटरकनेक्ट करता है, एक नेटवर्क ऐसा है जो इनपुट आउटपुट प्रोसेसर को इंटरकनेक्ट करता है, और एक नेटवर्क ऐसा है जो इंटरप्ट सिग्नल इंटरकनेक्ट करता है, इंटरकनेक्ट करता है नेटवर्क को, ठीक है। अब एक एक करके समझेंगे सबको, ये तीनों को एक करके समझना जरूरी है। तो सबसे पहले समझिए प्रोसेसर मेमोरी इंटरकनेक्शन नेटवर्क क्या होता है। दिस स्विच लिंक अप वेरियस प्रोसेसर विद डिफरेंट मेमोरी यूनिट, अलग अलग मेमोरी यूनिट से बहुत सारे अलग अलग प्रोसेसर को ये लिंक करने में काम में आता है। जैसे यहाँ पर हमने बताया प्रोसेसर मेमोरी इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, तो ये प्रोसेसर मेमोरी को कनेक्ट करता है, वेरियस प्रोसेसर को कनेक्ट करता है अलग अलग मेमोरी यूनिट से। कैसे कैसे करता है? एक होता है डायरेक्ट कनेक्शन, उसमें क्या होता है? कनेक्टिंग ईच प्रोसेसर डायरेक्टली टू ईच मेमोरी मॉड्यूल। जैसे हमने ऊपर डायग्राम में देखा ना, मॉड्यूल्स बहुत सारा हो सकता है, तो हर प्रोसेसर को अलग अलग मॉड्यूल्स के साथ कनेक्ट किया जाता है इसमें, ठीक है, डायरेक्टली। दूसरा होता है क्रॉस बार स्विच, इसका मतलब ये होता है कैन बिकम वेरी कॉम्प्लेक्स विद मेनी प्रोसेसर एंड मेमोरीज। क्रॉस बार स्विच जो है वो बेसिकली जब इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, खास करके जब प्रोसेसर बहुत ज्यादा हो और मेमोरीज बहुत ज्यादा हो। इसके बाद आता है मल्टीपल स्टेप नेटवर्क। मल्टीपल स्टेप नेटवर्क क्या होता है ना, यूज्ड इंस्टेड ऑफ कॉम्प्लेक्स क्रॉस बार स्विच, यानी कॉम्प्लेक्स क्रॉस बार स्विच के जगह मल्टीपल स्टेप नेटवर्क का इस्तेमाल कर लिया जाता है। और चौथा होता है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, यानी हैंडलिंग क्लैशेस व्हेन प्रोसेसर्स एक्सेस सेम मेमोरी मॉड्यूल, यानी कुछ क्लैशेस भी होगा क्योंकि इतना सारा चीज पैरेलली काम कर रहा है, तो जो क्लैशेज होता है उसमें ये संभालता है, यानी कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन नाम ही जैसा आपको पता है वो कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करेगा, ठीक है। तो प्रोसेसर मेमोरी इंटरकनेक्शन नेटवर्क में ये सब चीज आता है, ये आपको बस ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके बाद आता है इनपुट आउटपुट प्रोसेसर इंटरकनेक्शन नेटवर्क। इसमें क्या होता है? दिस इंटरकनेक्शन नेटवर्क इज यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन प्रोसेसर एंड IO, यानी इनपुट आउटपुट चैनल, यानी ये जो प्रोसेसर है, ये जो बेसिकली कार्ड है, इंटरनेट कार्ड है या इंटरनेट नेटवर्क है, ये इनपुट आउटपुट से बात करने के लिए काम में आता है। इसमें दो ही की पॉइंट है या दो ही पार्ट है, आपको याद रखना। एक परमिशन कंट्रोल, यानी प्रोसेसर नीड परमिशन फ्रॉम IOPIN टू इंटरैक्ट विद IO ड्राइव, यानी
आईओ डिवाइस से बात करने के लिए प्रोसेसर को परमिशन चाहिए होता है। किससे परमिशन चाहिए होता है? आईओ प्रोसेसर इंटरकनेक्शन नेटवर्क से परमिशन चाहिए होता है, तब जाके वो बात कर सकता है। और दूसरा आईओ चैनल एक्सेस मैनेज विच आईओ प्रोसेसर कैन एक्सेस विच आईओ चैनल, यानी कौन सा, और ये मैनेज करने के लिए भी आता है कि आईओ चैनल एक्सेस करने का मैनेज करने के लिए आता है, यानी कौन सा प्रोसेसर है जो एक्सेस करेगा कौन सा आईओ का चैनल को। ठीक है, तो ये इस काम में आता है। यानी इन शॉर्ट आईओ से रिलेटेड डील करने में दो काम होता है जो कि इनपुट आउटपुट प्रोसेसर इंटरकनेक्शन नेटवर्क संभालता है। तीसरा आ जाता है हमारे पास इंटरप्ट सिग्नल इंटरकनेक्शन नेटवर्क। इसमें क्या होता है? व्हेन वन प्रोसेसर डिजायर टू इंटरप्ट अनदर प्रोसेसर, द इंटरप्शन फर्स्ट ट्रैवल टू ISIN। यानी होता ये है कि क्योंकि मल्टीपल प्रोसेसर यहाँ पर है, तो जब एक प्रोसेसर चाहता है इंटरप्ट करना दूसरे प्रोसेसर को, यानी एक प्रोसेसर दूसरे को इंटरप्ट करना चाहता है, रोकना चाहता है, द इंटरप्शन फर्स्ट ट्रैवल टू ISIN, यानी इंटरप्ट होने से पहले वो ISIN में जाएगा, यानी इंटरप्ट सिग्नल इंटरकनेक्शन नेटवर्क, पहले वो यहाँ जाएगा। यानी कोई एक प्रोसेसर है, प्रोसेसर 1 प्रोसेसर 2 को इंटरप्ट करने का ट्राई करेगा, तो जब इंटरप्ट करने का ट्राई करेगा सबसे पहले यहाँ पर आता है, कंप्यूटर यहाँ आके चेक करेगा कि भैया क्या रूल्स है, क्या रेगुलेशन है, उसके बाद जाके वो इंटरप्ट होगा या नहीं डिसाइड होगा। तो यहाँ पर जब वो आएगा तो उसको क्या मिलेगा? उसको तीन चीज मिलेगा। एक मिलेगा इंटरप्शन रिप्ले। क्या मतलब? यानी ISIN passes the interruption to the destination processor। यहाँ पर क्या होगा कि ISIN क्या करेगा? पास कर देगा उसको इंटरप्शन डेस्टिनेशन प्रोसेसर की तरफ, यानी जो इंटरप्शन चाहिए था, परमिशन, एक काइंड ऑफ एक परमिशन बोल सकते हैं कि जब कोई इंटरप्ट करना चाहेगा वो ISIN में जाएगा, तो एक सिचुएशन तो है कि इंटरप्ट हो जाएगा। दूसरा है सिंक्रोनाइजेशन, अलाउ ISIN टू सिंक्रोनाइज प्रोसेसर बाय फैसिलिटिंग इंटरप्ट, यानी वो इंटरप्शन बेसिकली वो क्या करेगा ना, सिंक्रोनाइज करेगा प्रोसेसर को बाय इंटरप्टिंग फैसिलिटिंग इंटरप्ट। इसी तरीके से एक होगा फेलियर नोटिफिकेशन, इफ प्रोसेसर फेल्ड ISIN ब्रॉडकास्ट अ मैसेज टू अदर प्रोसेसर, यानी अगर फॉर सम रीजन प्रोसेसर फेल हो जाता है तो ISIN दूसरा प्रोसेसर को बता देगा कि भैया ये प्रोसेसर फेल हो चुका है। यानी इससे आपको ये समझ में आ रहा है ना कि जब भी इंटरप्शन होता है इन बिटवीन मल्टीपल प्रोसेसर, तो ISIN आता है वहां पर और उसको मैनेज करता है, एक तरफ से पूरा का पूरा इंटरप्ट जो प्रोसेसर्स के दरमियान होता है उसको मैनेज करता है। अच्छा, यहाँ पर ISIN के कुछ फंक्शंस भी है, 3 फंक्शन है। सबसे पहला इंटरमीडिएटरी, इसमें क्या होता है? एक्ट्स एज अ इंटरमीडिएटरी फॉर इंटरप्शन बिटवीन प्रोसेसर। जाहिर सी बात है, जब एक प्रोसेसर दूसरा को इंटरप्ट कर रहा है तो वो ISIN में जाता है, फिर यहाँ पर आके ये बेसिकली इंटरप्ट पास करता है ना डेस्टिनेशन प्रोसेसर को, तो एक तरफ से ये इंटरमीडिएटरी की तरह काम कर रहा है। दूसरा कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेट एंड रिलाइज इंटरप्ट, यानी वो कोऑर्डिनेट भी करवाता है और रिलाई करवाता है। सेम एज नोटिफिकेशन, इसके बाद आता है नोटिफाई ऑल प्रोसेसर ऑफ एनी प्रोसेसर मैल फंक्शन। कोई भी प्रोसेसर में अगर मैल फंक्शन हो, ठीक से काम नहीं कर रहा, वो क्रैश हो गया, कुछ भी हो, तो बाकी तमाम प्रोसेसर को वो नोटिफिकेशन प्रोवाइड कर देता है ताकि बाकी को पता चल जाए। इसके बाद आता है कैश मेमोरी। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या देखा, हमने यहाँ पर पहले सिस्टम समझा कि टाइटली कपल्ड सिस्टम और शेयर मेमोरी सिस्टम क्या होता है। उसमें पहला चीज जो हमने डिटेल में समझा वो इंटरकनेक्शन नेटवर्क समझा कि टाइटली कपल्ड में इंटरकनेक्शन नेटवर्क कैसे होता है, क्या होता है, कितना टाइप होता है, कैसे काम करता है, एवरीथिंग। अब हम लोग समझेंगे कैश मेमोरी इन टाइटली कपल्ड सिस्टम। ठीक है, कैश मेमोरी आपको ऑलरेडी मालूम है क्या होता है। रिड्यूसिंग डिले, सिंस एवरी रेफरेंस टू द मेमोरी इज टाइटली कपल्ड सिस्टम इज विया इंटरकनेक्शन नेटवर्क। यहाँ तक कि आप ये बात समझ लीजिए कि एवरी रेफरेंस जो मेमोरी तक का होता है टाइटली कपल्ड सिस्टम में, वो इंटरकनेक्शन नेटवर्क के थ्रू ही होता है। ठीक है, इसीलिए इंटरकनेक्शन पहले पढ़े हम लोग। देयर इज अ डिले इन एग्जीक्यूटिंग द इंस्ट्रक्शन, लेकिन वहां पर कुछ डिले होता है इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने में। टू रिड्यूस दिस डिले एवरी प्रोसेसर मे यूज कैश मेमोरी फॉर द फ्रीक्वेंट रेफरेंस मेड बाय प्रोसेसर। तो ये डिले को खत्म करने के लिए, ये डिले को हटाने के लिए हर प्रोसेसर अपना अपना कैश मेमोरी को इस्तेमाल करता है फ्रिक्वेंटली रेफरेंस के एतबार से। और इस चीज को हमने काफी वीडियो पहले, काफी क्लासेस पहले एक बार हमने बताया था कि हर प्रोसेसर में, यानी जब भी मल्टी कोर होता है ना, यानी मल्टी कोर का मतलब क्या, अगर मेरे पास 6 कोर है तो मतलब सिर्फ 6 प्रोसेसर काम कर रहा है काइंड ऑफ। तो जो 6 प्रोसेसर मेरे पास होता है, हर प्रोसेसर के पास अपना कैश लेवल होता है, अपना अपना कैश होता है और वो आपस में सिंक्रोनाइज होता है। तो यही चीज हमने बहुत पहले रेफरेंस दिया था। तो आज हमें समझ में आया वो टाइटली कपल्ड सिस्टम में होता है जहां पर हर प्रोसेसर के पास अपना कैश होता है, और वो इसलिए होता है ताकि वो परफॉर्मेंस को एनहांस कर सके। इसका एग्जांपल आप ऐसे देखिए, ऑर्गेनाइज कैसे होता है कैश। ये कोर यानी प्रोसेसर 1 है, उसका अपना कैश है, ये प्रोसेसर 2 है अपना, उसका अपना कैश है, और सब कनेक्ट किससे है? इंटरकनेक्टेड नेटवर्क से। क्यों? क्योंकि भाई ये सब कुछ शेयर किससे हो रहा है? शेयर्ड मेमोरी से। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि टाइटली कपल्ड जो है वो शेयर्ड मेमोरी ही होता है। ठीक है, अब तक कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात उसी प्रीवियस वीडियो में हमने बताया था कि जो कैश होता है आमतौर पे अलग अलग जो प्रोसेसर है, अलग अलग जो कोर है, उन सब का मोस्टली लेवल 1 और लेवल 2 ही कैश होता है। लेवल 3 कैश नहीं होता। लेवल 3 कैश एक शेयर्ड कैश ही होता है। ठीक है, तो हम लोग आगे भी पढ़ेंगे तो समझ में आएगा आपको। तो ये हो गया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कैश। कैश इस तरीके से ऑर्गेनाइज होता है। अब देखिए, ये फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन है ना कि हर कोर प्रोसेसर के पास अपना अपना कैश है। बेनिफिट ऑफ कैश, कैश का बेनिफिट क्या होता है? ऑफ कोर्स ये तो हमें पता है, फास्टर एक्सेस। कैश मेमोरी इज फास्टर देन
मेमोरी इस वजह से इस्तेमाल करते हैं। रिड्यूस नेटवर्क ट्रैफिक, फ्रीक्वेंटली एक्सेस्ड आर हैंडल बाय लोकली, यानी यहाँ पर से यहाँ पर एक्सेस करना आसान है इन कंपेयर टू यहाँ पर से यहाँ एक्सेस करना। यानी डायग्राम से भी आप समझ सकते हैं कि प्रोसेसर 1 को अगर कुछ चाहिए और उसको कैश से लेना है तो भाई आराम से ले सकता है, उसके बगल में कैश पड़ा है। लेकिन अगर कैश में ना हो तो उसको शेयर्ड मेमोरी में ही जाना पड़ेगा, क्योंकि अपना और कोई मेमोरी तो है नहीं। तो उसको यहाँ से होके इंटरकनेक्टेड नेटवर्क से होके शेयर मेमोरी में जाना पड़ेगा, फिर डेटा यहाँ से यहाँ आएगा और फिर यहाँ जाएगा, तो प्रोसेस ऑब्वियसली लंबा हो जा रहा है। ठीक है, इंप्रूव परफॉर्मेंस, ऑफ कोर्स ओवरऑल सिस्टम परफॉर्मेंस एनहांस हो जाता है, ये हमें पता है। अच्छा, ये हमने समझ लिया कैश कैसे होता है। अब मोड्स ऑफ टाइटली कपल्ड सिस्टम, यानी मोड का मतलब क्या है अभी पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। अब हम लोग समझते हैं मोड ऑफ टाइटली कपल्ड सिस्टम। नेटवर्क कनेक्शन पढ़ चुके हैं हम लोग, कैश पढ़ चुके हैं, मोड। द शेयर्ड मेमोरी मल्टी प्रोसेसर सिस्टम कैन फर्दर बी डिवाइड इनटू 3 मोड्स व्हिच कैन बेस्ड ऑन देयर मैनर इन व्हिच शेयर्ड मेमोरी इज एक्सेस। बहुत सिंपल, यानी अब ये जो टाइटली कपल्ड सिस्टम है ना, इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है इस एतबार से कि वो किस तरीके से मेमोरी को एक्सेस कर रहे हैं। यानी शेयर्ड मेमोरी तो सब में होगा, क्योंकि टाइटली कपल्ड सिस्टम है तो शेयर्ड मेमोरी है, लेकिन वो जो शेयर कर रहा है ना मेमोरी को ग्लोबली, वो किन किन तरीकों से कर रहा है उसको हम लोग देखते हैं मोड्स ऑफ टाइटली कपल में। और उसमें बेसिकली 3 ही होता है, 3 मेजर होता है। एक है हमारे पास यूएमए यानी यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस, उसके बाद होता है एक एनयूएमए नॉन यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस, और उसके बाद एक होता है कोमा या सीओएमए यानी कैश ओनली मेमोरी एक्सेस। यानी ये 3 तरीके से आप एक्सेस करते हैं, किसको एक्सेस करते हैं, शेयर्ड मेमोरी को, जो कि टाइटली कपल सिस्टम में होता है। बढ़िया, अब कंपैरिजन भी देख लेते हैं समझते हुए कि होता है क्या है। यूएमए का मतलब होता है हमें पता है यूनिफॉर्म फॉर ऑल प्रोसेसर। इसका मतलब क्या होता है, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, ऑल प्रोसेसर हैव इक्वल एक्सेस टाइम, यानी जितना भी प्रोसेसर है ना सबको इक्वल एक्सेस टाइम मिलेगा, नो प्रायोरिटी सेट। ठीक है, इसके बाद एक होता है एनयूएमए यानी नॉन यूनिफॉर्म। उस पर क्या होता है कि लोकल मेमोरी एक्सेस इज फास्टर देन रिमोट, यानी लोकल मेमोरी जो होता है, यानी जो कैश जैसे कि आप बोल सकते हैं बगल में लोकल मेमोरी है, या फिर जो लोकली उसको एक्सेस कर रहा है, जहां पर उसको रिमोटली जाना नहीं पड़ रहा है, यानी इंटरकनेक्टेड नेटवर्क के थ्रू जाना नहीं पड़ रहा है, वो फास्ट होता है। और तीसरा हो गया आपका सीओएमए, यानी ये भी नॉन यूनिफॉर्म ही है, यानी ये भी नॉन यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस के तरीके पे आता है, जो कि यूज कैश मेमोरी इंस्टेड ऑफ लोकल मेमोरी। यहाँ पर लोकल मेमोरी की जगह कैश मेमोरी इस्तेमाल किया जाता है, यानी लोकल मेमोरी और कैश मेमोरी में डिफरेंस है। तो अभी आपको डिफरेंस भी समझ में आएगा जब आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो बेसिकली आप ये बोल सकते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म दो ही किस्म का एक्सेस होता है, लेकिन मोड 3 है यहाँ पर। ठीक है, एक कैश ओनली है, एक नो यूनिफॉर्म एक्सेस है और एक यूनिफॉर्म एक्सेस है। एक एक करके अब तीनों को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस, ये क्या होता है, डेफिनेशन। इन दिस मॉडल मेन मेमोरी इज यूनिफॉर्मली शेयर्ड बाय ऑल प्रोसेसर इन मल्टी प्रोसेसर सिस्टम एंड ईच प्रोसेसर हैज इक्वल एक्सेस टाइम टू अ शेयर्ड मेमोरी। यानी डायग्राम से आपको समझ में आ रहा है, देखिए ये प्रोसेसर 1 है, ये प्रोसेसर 2 है, ये प्रोसेसर 3 है, और ये शेयर्ड बस है। जाहिर सी बात है, बस यानी ये शेयर्ड लाइन होगा ना, जिसके थ्रू मेमोरी सीपीयू से बात करेगा, जो हमारा बसेस होता है। और यहाँ पर है शेयर्ड मेमोरी। अब अगर 3 को चाहिए तो भी वो भी इसी बस से आएगा और लेगा, 2 को चाहिए तो भी इसी बस से आके लेगा, 1 को चाहिए तो भी इसी बस से आके लेगा। ठीक है, यानी ऑल प्रोसेसर इन मल्टी सिस्टम इक्वली एक्सेस। यहाँ पर कोई आप नहीं बोल सकते कि 3 जल्दी एक्सेस करेगा, 2 लेट एक्सेस करेगा, सब इक्वली एक्सेस कर सकता है। ठीक है, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, इक्वल एक्सेस टाइम सबका सेम होता है। ऑल प्रोसेसर्स हैव सेम एक्सेस टाइम टू मेमोरी, जितना भी प्रोसेसर है मेमोरी एक्सेस करने में सबको इक्वल टाइम लगेगा। मल्टी यूजर एनवायरनमेंट, इसको मल्टी यूजर एनवायरनमेंट से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका मतलब ये है यूज फॉर टाइम शेयरिंग एप्लीकेशन, टाइम शेयरिंग एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरीके से यूनिफॉर्म शेयरिंग, इसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म शेयरिंग। ठीक है, ऑफ कोर्स यूनिफॉर्म शेयरिंग के अंदर ही पढ़ रहे हैं हम लोग, जिसमें ये होता है कि मेमोरी इज यूनिफॉर्मली शेयर्ड बाय ऑल प्रोसेसर, यानी एक तरीके से एक ही यूनिफॉर्म तरीके से वो सब में शेयर होता है। इसका एग्जांपल सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसर यानी SMPS आर कॉमन एग्जांपल ऑफ UMS सिस्टम वेयर ऑल प्रोसेसर हैव इक्वल एक्सेस टू ऑल मेमोरी लोकेशन, यानी ये सिस्टम का नाम है सिमेट्रिक माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, उसमें ये आमतौर पे इस्तेमाल होता है, जिसका तरीका, कैरेक्टरिस्टिक और डेफिनेशन हम लोग समझ चुके हैं। ठीक है, तो यूनिफॉर्म एक्सेस आपको समझ में आ गया, टाइटली कपल्ड वो कैसे काम करता है। नाउ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेस मॉडल कैसे काम करता है। इन डेफिनेशन, इन शेयर्ड मेमोरी मल्टी प्रोसेसर सिस्टम, ऐसा सिस्टम मल्टी प्रोसेसर जहां पर मेमोरी शेयर्ड हो रहा है यानी टाइटली कपल्ड है, लोकल मेमोरी कैन बी कनेक्टेड विद एवरी प्रोसेसर, यानी लोकल मेमोरी कनेक्ट होता है हर प्रोसेसर से। द कलेक्शन ऑफ ऑल लोकल मेमोरी फॉर द ग्लोबल मेमोरी बीइंग शेयर्ड, और जो कलेक्शन होता है तमाम लोकल मेमोरी का ग्लोबल मेमोरी से वो शेयर होता है। ठीक है, इन दिस वे ग्लोबल मेमोरी इज डिस्ट्रीब्यूट टू ऑल द प्रोसेसर, और इस तरीके से क्या होता है कि ग्लोबल मेमोरी जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तमाम प्रोसेसर्स पे। यहाँ पर आप एक चीज देखिए, इन शेयर्ड मेमोरी मल्टी प्रोसेसर, यानी जहां पर भी मेमोरी शेयर हो रहा है मल्टी प्रोसेसर में, वहां पर ये होता है। तो ये काइंड ऑफ एक डिस्ट्रीब्यूटेड का एग्जांपल हो गया। हम लोग आगे पढ़ेंगे वो भी, तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि लोकल मेमोरी होता है एवरी प्रोसेसर से कनेक्ट, हर प्रोसेसर के पास अपना लोकल मेमोरी होता है, और तमाम लोकल मेमोरी जो है वो मेन मेमोरी
मेमोरी से जाके शेयर हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से क्या होता है कि प्रोसेसर में डिस्ट्रीब्यूट रहता है मेमोरी। एक्सेस टाइम वेरिएशन, यहाँ पर क्या होता है, एक्सेस टाइम वेरिएशन हो जाता है, यानी लोकल मेमोरी एक्सेस यूनिफॉर्म एंड फास्ट फॉर इट्स कॉरस्पॉन्डिंग प्रोसेसर, यानी उसके प्रोसेसर के साथ जो वाला लोकल मेमोरी है ना वो फास्ट होता है ऑफ कोर्स। एंड रिमोट मेमोरी एक्सेस क्या होता है, स्लोअर एंड नॉन यूनिफॉर्म डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन। इन आसान शब्दों में जो लोकल मेमोरी है जिस प्रोसेसर के साथ वो तो फास्ट होगा एक्सेस करने में, और जो दूर है यानी मेन मेमोरी है या शेयर्ड मेमोरी है वहां पर एक्सेस करने में टाइम लगेगा क्योंकि वो दूर है, डिपेंडिंग ऑन उसका लोकेशन। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे P1 है उसका लोकल मेमोरी P1 है, P2 है उसका लोकल मेमोरी P2 है, और इंटरकनेक्टेड के थ्रू नीचे अगर आप और जाएंगे तो जो मेन मेमोरी है वो इन दो लोकल मेमोरी से शेयर होता है, ठीक है। की पॉइंट्स यहाँ पर क्या है, देखिए, इन NUMA ऑल मेमोरी वर्ड्स आर नॉट एक्सेस फॉर्मली अनफॉर्मली, द एक्सेस टाइम डिपेंड ऑन द लोकेशन ऑफ द मेमोरी रेलेवेंट टू द प्रोसेसर। यानी पहले वाला जैसे हमने पढ़ा था ना, यूनिफॉर्म तरीके से एक्सेस टाइम मिलता है, लेकिन इसमें सेकंड वाले मोड में यूनिफॉर्म तरीके से एक्सेस टाइम नहीं मिलता है। एक्सेस टाइम वेरी करता है कि प्रोसेसर का लोकल मेमोरी से क्या कनेक्शन है और कितना डिस्टेंस है। रियल वर्ल्ड एग्जांपल, मॉडर्न सर्वर सिस्टम्स विद मल्टीपल CPU सॉकेट्स वेयर ईच CPU हैज इट्स ओन लोकल मेमोरी बट कैन एक्सेस द मेमोरी ऑफ अदर CPUs थ्रू एन इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। यानी जो मॉडर्न कंप्यूटर और मॉडर्न सर्वर्स होते हैं ना वो इस तरीके से काम करते हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं कैश ओनली मेमोरी एक्सेस मॉडल। इसमें क्या होता है, इसका डेफिनेशन, इन NUMA मॉडल, यानी जो ऊपर हमने पढ़ा NUMA मॉडल, उसमें हम लोग क्या लिखते थे, वी यूज कैश मेमोरी इंस्टेड ऑफ लोकल मेमोरी, देन इट्स बिकम COMA मॉडल द कनेक्शन द कलेक्शन ऑफ कैश मेमोरी फॉर्म्स अ ग्लोबल मेमोरी स्पेस। यानी आसान शब्दों में जो कॉन्सेप्ट NUMA का था वही कॉन्सेप्ट COMA का है, बस फर्क इतना बार लोकल मेमोरी इस्तेमाल होगा, यहाँ कैश मेमोरी इस्तेमाल होगा, ठीक है। यहाँ पर भी स्ट्रक्चर देखिए सेम है, P1 के पास अपना कैश मेमोरी होगा, P2 के पास अपना कैश मेमोरी होगा, और ये सब कैश जो है वो आपस में कनेक्ट होगा ग्लोबली। यहाँ पर भी क्या होता है, एक्सेस कैरेक्टरिस्टिक कैसे है, सबसे पहले कैश एज अ मेमोरी, कैश मेमोरी एक्ट्स एज अ मेन मेमोरी, यानी यहाँ पर कैश मेमोरी मेन मेमोरी की तरह काम करेगा। नॉन यूनिफाइड एक्सेस, रिमोट एक्सेस इज ऑल्सो नॉन यूनिफाइड, यानी रिमोट कैश जो होता है, रिमोट कैश एक्सेस भी नॉन यूनिफॉर्म है। और ग्लोबल मेमोरी स्पेस क्या होगा, कलेक्शन ऑफ ऑल कैशेस फॉर्म अ ग्लोबल मेमोरी, यानी तमाम कैश जो है उसका कलेक्शन ग्लोबल मेमोरी माना जाएगा। इसका एडवांटेज क्या है, COMA कैन प्रोवाइड बेटर परफॉर्मेंस फॉर एप्लीकेशंस विद हाई डेटा लोकेलिटी एज डेटा कैन मूव टू वेयर इट इज नीडेड, यानी ये कहीं ना कहीं इसका एडवांटेज है कि ये हाई परफॉर्मेंस देता है फॉर एप्लीकेशन विद हाई डेटा लोकेलिटी। अब ये बेसिकली पूरा पॉइंट था टाइटली कपल्ड का, हम लोग लूजली कपल्ड पढ़ेंगे। टाइटली कपल्ड में क्या पढ़ा, एक बार मैं रिफ्रेश करा देता हूँ। टाइटली कपल्ड में पहले तो हमने ये समझा कि भैया टाइटली कपल सिस्टम होता क्या है, दूसरा हमने देखा कि टाइटली कपल सिस्टम में जो मेमोरी शेयर होता है वो किस तरीके से होता है, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क के थ्रू होता है, और वहां हमने पूरा का पूरा इंटरकनेक्टेड नेटवर्क को डिटेल से खंगाल लिया कि इसी के थ्रू मेमोरी शेयर होगा CPU से। उसके बाद हमने देखा कैश मेमोरी का कॉन्सेप्ट कि कैश मेमोरी क्या होता है और टाइटली कपल्ड में कैश मेमोरी कैसे काम करता है। देन हमने देखा कि मोड्स ऑफ टाइटली कपल्ड, यानी वो जो शेयरिंग होगा CPU और मेमोरी से, वो मोड उसका 3 है, यानी शेयर होने का, एक्सेस होने का तरीका, यानी मेमोरी एक्सेस का तरीका 3 है। एक हमने पढ़ा फिर यूनिफॉर्म एक्सेस, यानी एक साथ जितना भी प्रोसेसर है वो सेम टाइम में सब एक्सेस करेगा। दूसरा हमने, और कोई लोकल ये नहीं रहेगा, कोई लोकल कैश, कोई लोकल मेमोरी वगैरह नहीं रहेगा। दूसरा में हमने देखा कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सेस, वहां पर हमने देखा कि लोकल मेमोरी होता है और एक्सेस टाइम वेरी करेगा। और तीसरा हमने देखा कि कैश होगा और एक्सेस टाइम भी वेरी करेगा ऑफ कोर्स। अब हम लोग देखते हैं लूजली कपल्ड सिस्टम डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी सिस्टम, यानी लूजली कपल्ड सिस्टम किसको बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी सिस्टम, यानी जहां पर मेमोरी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया हो। नाउ इन लूजली कपल्ड सिस्टम प्रोसेसर डू नॉट शेयर ग्लोबल मेमोरी एज शेयर्ड मेमोरी, लीड टू मेमोरी कॉन्फ्लिक्ट इशू विच स्लोअर डाउन इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन। यानी लूजली कपल्ड सिस्टम में क्या होता है ना, प्रोसेसर डज नॉट शेयर ग्लोबल मेमोरी एज अ शेयर मेमोरी, यानी ग्लोबल मेमोरी को शेयर मेमोरी की तरह इस्तेमाल नहीं करते कि ग्लोबल मेमोरी को ही आपस में शेयर कर रहे हैं। इसके वजह से क्या होता है, मेमोरी कॉन्फ्लिक्ट इश्यूज सामने आता है, विच स्लो डाउन द इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन, और इस वजह से क्या होता है कि इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन स्लो हो जाता है लूजली कपल्ड डिजाइन में या लूजली कपल्ड सिस्टम में। ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है, देखिए इसको समझते हैं। ऑर्गेनाइजेशन, ईच प्रोसेसर हैज अ लार्ज लोकल मेमोरी दैट इज नॉट शेयर्ड विद अदर प्रोसेसर, यानी हर प्रोसेसर के पास एक बड़ा लोकल मेमोरी होता है अपना, जो दूसरे प्रोसेसर से शेयर नहीं कर सकता वो। द सिस्टम हैव मल्टीपल प्रोसेसर विद देयर ओन लोकल मेमोरी एंड IO, यानी हर प्रोसेसर के पास अपना मेमोरी होता है, अपना लोकल मेमोरी होता है जो दूसरा को शेयर नहीं कर सकता, और अपना IO डिवाइस होता है, फॉर्मिंग इंडिविजुअल कंप्यूटर सिस्टम, यानी ऐसा तरीके से वो दिखेगा आपको कि ये एक इंडिविजुअल सिस्टम है। यानी अगर मान लीजिए 5-6 कोर है आपके पास, तो 6 कोर के पास अपना अपना मेमोरी है, अपना अपना IO का डिवाइसेस है। अब आपस
आपस में वो शेयर नहीं करेंगे मेमोरी वगैरह को, तो एक तरफ से वो आइसोलेट हो गए अपने इसमें, तो इसलिए इसको इस तरीके से देखा गया कि इंडिविजुअल कंप्यूटर सिस्टम बन गया वो पूरा। ठीक हो गया। इसका डायग्राम बिल्कुल ऐसे है कि ये हो गया लोकल मेमोरी, ये वन, और ये मैसेज पासिंग नेटवर्क। अब ये मैसेज पासिंग नेटवर्क क्या है हम लोग पढ़ेंगे नीचे। कम्युनिकेशन किसमें होता है फिर, यानी इसमें कम्युनिकेशन कैसे होगा? सॉरी, दे आर कनेक्टेड विया अ मैसेज पासिंग इंटरकनेक्शन नेटवर्क थ्रू विच प्रोसेसर कम्युनिकेट बाय एक्सचेंजिंग मैसेजेस। यानी यहाँ पर आपस में प्रोसेसर का कनेक्शन, यानी आपस में प्रोसेसर का कम्युनिकेशन इस तरीके से होता है कि वो मैसेज पासिंग इंटरकनेक्शन नेटवर्क इस्तेमाल करते हैं। मैसेज पासिंग इंटरकनेक्शन नेटवर्क के थ्रू प्रोसेसर कम्युनिकेट करते हैं और मैसेजेस को एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे के साथ। ऑल्टरनेटिव नेम, इसका ऑल्टरनेटिव नाम भी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड मल्टी कंप्यूटर सिस्टम, यानी ईच नोड हैज सेपरेट मेमोरी, और लूजली कपल्ड सिस्टम हम लोग कहते हैं इसको, जिसमें लिटिल इंटरडिपेंडेंट बिटवीन नोड्स। ठीक हो गया। तो इसको डिस्ट्रीब्यूटेड मल्टी कंप्यूटर सिस्टम भी कहते हैं, लूजली कपल्ड सिस्टम भी कहते हैं। इसमें कम्युनिकेशन कैसे होता है? मैसेज पासिंग इंटरकनेक्शन नेटवर्क के थ्रू होता है, और ये कैसे करके होता है? डिस्ट्रीब्यूटेड है, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया। ठीक है भाई, इसका भी डिटेल पढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पर पढ़ेंगे नो रिमोट एक्सेस, NORMA, यानी कोई भी रिमोट एक्सेस का सिस्टम यहाँ पर रहेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? डेफिनेशन, सिंस लोकल मेमोरी कैन ओनली बी एक्सेस बाय देयर अटैच्ड प्रोसेसर, नो प्रोसेसर इज एबल टू एक्सेस रिमोट मेमोरी। यानी हमने ऊपर ही देखा कि इस सिस्टम में क्या होता है, हर प्रोसेसर के बाद अपना सेपरेट मेमोरी है, क्योंकि वो मेमोरी सिर्फ वही प्रोसेसर इस्तेमाल कर पाएगा जो उसके साथ अटैच्ड है, तो दूसरा प्रोसेसर वो मेमोरी यूज नहीं कर पाएगा। फॉर दिस रीजन दिस सिस्टम आर ऑल्सो रिफर्ड एज नो रिमोट मेमोरी एक्सेस सिस्टम, और इसी वजह से इस सिस्टम को, यानी डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम को, ये भी कहा जाता है कि नो मेमोरी एक्सेस सिस्टम। ठीक है, इस वजह से इसका नाम ये भी पड़ गया। की कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसमें? लोकल एक्सेस ओनली, सिर्फ लोकल एक्सेस प्रोवाइड करेगा, यानी जो सीपीयू के लिए जो प्रोसेसर के लिए जो मेमोरी दिया गया है, सिर्फ वो मेमोरी को वही प्रोसेसर एक्सेस करेगा, एकदम पर्सनल। तो प्रोसेसर कैन ओनली एक्सेस देयर ओन मेमोरी, किसी और का एक्सेस नहीं कर सकता। नो रिमोट एक्सेस कैन नॉट डायरेक्टली एक्सेस मेमोरी फ्रॉम अदर प्रोसेसर, कोई भी डायरेक्ट ऐसा तरीका नहीं है जहां से आप दूसरा प्रोसेसर का मेमोरी को एक्सेस कर सके, यानी पता ही नहीं चल रहा है ना उसके प्रोसेसर में क्या मेमोरी है, मेरे में क्या है। कम्युनिकेशन मेथड क्या होता है हमें पता है, कम्युनिकेशन बिटवीन प्रोसेसर्स इज अचीव थ्रू मैसेज पासिंग रादर देन शेयर्ड मेमोरी एक्सेस। ऑफ कोर्स टाइटली कपल्ड में शेयर्ड मेमोरी था, यहाँ पर मैसेज पासिंग का इस्तेमाल किया जाता है। मैसेज पासिंग क्या होता है नीचे पढ़ेंगे हम लोग, आपको समझ में आ जाएगा। इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, ऊपर भी हमने देखा, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं मैसेज पासिंग की भैया इंटरकनेक्ट, यानी बात करता कैसे है वो तो बता दो आपस में, सब तो आइसोलेटेड है। तो देखिए ये कैसे होता है कनेक्शन। द मैसेज पासिंग इंटरकनेक्शन नेटवर्क कनेक्टेड एवरी नोड विथ कम्युनिकेशन बिटवीन नोड विथ मैसेज इज डिपेंडेंट ऑन द टाइप ऑफ इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। क्या मतलब ये है कि मैसेज पासिंग इंटरकनेक्शन नेटवर्क जो है ना, वो कनेक्ट करता है एवरी नोड को, यानी हर नोड को, और कम्युनिकेशन करता है बिटवीन द नोड्स विथ मैसेज, यानी मैसेज के थ्रू ये कनेक्ट करवाता है। इज डिपेंडेंट, वो पूरी निर्भर करता है टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, यानी इंटरकनेक्शन नेटवर्क के ऊपर डिपेंड करता है। यानी आसान शब्दों में ये जो मैसेजिंग है ना, ये पहली बात तो हर नोड को दूसरे नोड से कनेक्ट करता है, और ये डिपेंड होता है कि कैसा इंटरकनेक्शन नेटवर्क इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, तो अब कौन से इंटरकनेक्शन नेटवर्क है, आइए ये भी देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ इंटरकनेक्शन नेटवर्क, एक है शेयर्ड बस जो कि नॉन हायरार्किकल सिस्टम होता है, दूसरा है क्रॉस बार स्विच, यानी डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन ऑल द नोड, हर नोड्स में डायरेक्ट कनेक्शन होता है। और यहाँ पर क्या होता है, नॉन हायरार्किकल सिस्टम, यानी हायरार्की तरीके से कोई सेटअप नहीं होता, नॉन हायरार्किकल होता है। इसके बाद है मल्टी स्टेज नेटवर्क, इसमें क्या होता है, मल्टी स्टेज ऑफ स्विचिंग एलिमेंट्स, और एक होता है मैश या टॉर्च भी कहते हैं उसको, ग्रिड लाइक कनेक्शन पैटर्न, यानी ग्रिड जैसे होता है ना, ग्रिड बॉक्स ग्रिड होता है, उस तरीके से होता है। तो मैसेजिंग इंटरकनेक्शन नेटवर्क में 4 टाइप्स हो सकता है, बोल सकते हैं 4 किस्म से इंटरकनेक्शन नेटवर्क काम करता है। मैसेज पासिंग प्रोसेस। अब मैसेज पासिंग प्रोसेस कैसे करके होता है, यानी मैसेजेस पास कैसे होता है। प्रोसेसर्स प्रिपेयर मैसेज, सबसे पहले स्टेप में क्या करते हैं, प्रोसेसर मैसेज प्रिपेयर करेंगे जो भेजना है, देन मैसेज इज सेंड थ्रू इंटरकनेक्शन नेटवर्क। जाहिर सी बात है मैसेजिंग जो है वो इंटरकनेक्शन नेटवर्क के थ्रू पास होगा, जो कि इन चारों में से कोई एक होगा। मैसेज इज रिसीव्ड बाय डेस्टिनेशन प्रोसेसर, ऑफ कोर्स जिस प्रोसेसर को भेजा तो वो मैसेज रिसीव करेगा, और डेस्टिनेशन प्रोसेसर द मैसेज मैनेजर। क्या मतलब, डेस्टिनेशन प्रोसेस द मैसेज, यानी डेस्टिनेशन प्रोसेसर जो है वो उस मैसेज को प्रोसेस करेगा जो भी उसमें लिखा है। एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है, देखिए एडवांटेज और डिसएडवांटेज में ये है कि स्केलेबिलिटी, ये एडवांटेज में से है। इजियर टू स्केल टू लार्ज नंबर ऑफ प्रोसेसर, यानी इसमें आप, यानी इस लूजली कपल्ड में आप आसान तरीके से प्रोसेसर्स को बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं, यानी कोई दिक्कत नहीं आएगा बहुत ज्यादा बढ़ाने में। क्यों दिक्कत नहीं आएगा भाई, सब तो आइसोलेटेड काम कर रहा है ना, आपस में कनेक्ट तो है ही नहीं, इस वजह से इसमें स्केलेबिलिटी बहुत हाई हो जाता है। दूसरा, नो मेमोरी कॉन्फ्लिक्ट, ईच प्रोसेसर हैज इट्स ओन मेमोरी, कोई मेमोरी कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, क्योंकि हर का पास अपना अपना मेमोरी है, यानी आपको इससे चिंता लेने की टेंशन ही नहीं है कि भाई उसके पास उसके मेमोरी में क्या है, मेरे में नहीं है, उसके पास अपना मेमोरी है, मेरे पास अपना मेमोरी है, तो मेमोरी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है। ये 2 एडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या है, कम्युनिकेशन ओवरहेड,
साइड। ऑफ कोर्स मैसेज पास एड लेटेंसी, ऑफ कोर्स इतना प्रोसेस से जब मैसेज जाएगा तो कहीं ना कहीं उसमें लेटेंसी एक्स्ट्रा आता है, शेयर्ड मेमोरी में लेटेंसी कम आता है। लेटेंसी का मतलब होता है ड्यूरेशन जो होता है, ये कम्युनिकेशन में जो मैसेज ट्रांसफर का जो ड्यूरेशन होता है, इस प्रोसेस का ड्यूरेशन, उसको लेटेंसी कहते हैं। और कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग रिक्वायर्ड एक्सप्लिसिटली मैसेज पासिंग। ऑफ कोर्स प्रोग्रामिंग कॉम्प्लेक्स हो जाता है क्योंकि एक्सप्लिसिटली आपको ये भी प्रोग्राम करना पड़ता है कि मैसेज पासिंग कैसे करके होगा, नहीं होगा, और उसमें फिर ये 4 आ जाता है। रियल वर्ल्ड एग्जांपल, टाइटली कपल्ड सिस्टम एग्जांपल देख लेते हैं और लूजली कपल्ड सिस्टम का एग्जांपल देता हूं। टाइटली कपल में 3 एग्जांपल है। एक सिमेट्रिक प्रोसेसर जिसमें मल्टी प्रोसेसर शेयर्ड अ कॉमन मेमोरी एंड आईओ सिस्टम, एग्जांपल मल्टी कोर प्रोसेसर इन डेस्कटॉप कंप्यूटर। ठीक है, जैसे हम अपना हमारे डेस्कटॉप में हम लोग इस्तेमाल करते हैं कि मल्टी कोर प्रोसेसर डेस्कटॉप कंप्यूटर में, वो बेसिकली सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसर ही होता है जहां पर मल्टी प्रोसेसर शेयर करता है मेमोरी और आईओ सिस्टम को। सिंपल सी चीज है। दूसरा आ जाता है ऑल प्रोसेसर यानी सेकंड में यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस सिस्टम, जहां पर ऑल प्रोसेसर हैव इक्वल एक्सेस टाइम टू द मेमोरी, एग्जांपल अर्लियर सन एंटरप्राइज सर्वर्स वगैरह, यानी अर्लियर एंटरप्राइज वगैरह में ऐसे काम होता था। दूसरा आ जाता है नॉन यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस सिस्टम। ये क्या है? ये मॉडर्न सर्वर सिस्टम विद मल्टीपल कोर सॉकेट, एग्जांपल AMD EPYC एंड इंटेल एक्सॉन सर्वर्स वगैरह में। यानी आसान शब्दों में अगर मैं समराइज करके समझाऊं तो ये सिस्टम्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं, इंडिविजुअल यूजर इस्तेमाल करता है। ये सिस्टम पुराना टाइम पे इस्तेमाल होता था एंटरप्राइज लेवल पे, और आज जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इंटरप्राइज है, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप सर्वर वगैरह, वो ये इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया। यानी मेजरली ऑफ कोर्स जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ इसी को इस्तेमाल करेंगे, मॉडिफिकेशन जरूरत पड़ता है रियल वर्ल्ड में, लेकिन आमतौर पे वो इसी को इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद लूजली कपल्ड सिस्टम देख लेते हैं। इसका एग्जांपल कंप्यूटर क्लस्टर्स, इसका मतलब कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर कनेक्टेड विया नेटवर्क, एग्जांपल बफेलो क्लस्टर। यानी ये क्लस्टर में काम में आते हैं, यानी 4-5 कंप्यूटर को आपने जोड़ दिया, वो कंप्यूटर अलग अलग है, वो कंप्यूटर एक नहीं है, यानी कंप्यूटर अलग है, उसका कीबोर्ड अलग है, उसका डेस्कटॉप अलग है, सब अलग है, लेकिन आपने उसको एक साथ कनेक्ट कर दिया एक नेटवर्क के थ्रू, जिसको क्लस्टरिंग वगैरह बोलते हैं। तो उसका एग्जांपल बफेलो क्लस्टर वगैरह आता है। इसके बाद ग्रिड कंप्यूटिंग भी आ जाता है, यानी डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग अक्रॉस मल्टीपल एडमिनिस्ट्रेटिव डोमेन। ठीक हो गया। इसके लिए भी काम में आता है, जैसे कि CERNs लार्ज हार्डन कॉरिडोर कंप्यूटिंग ग्रिड्स वगैरह में आ जाता है। ठीक है, ये उतना फेमस नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में आ जाता है। एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, ग्रिड कंप्यूटिंग और कंप्यूटर क्लस्टरिंग में फर्क है, यानी सब में आप डिस्ट्रीब्यूट ही कर रहे हैं, यानी मेमोरी को अलग कर रहे हैं, लेकिन फर्क है। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम क्या है? सिस्टम वेयर कंपोनेंट लोकेट ऑन अ डिफरेंट नेटवर्क, कंप्यूटर कम्युनिकेट बाय पासिंग मैसेज, एग्जांपल गूगल सर्च इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह। ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का एग्जांपल है। कंपैरिजन इन प्रैक्टिस, सिस्टम टाइप देखेंगे, बेस्ट यूज केस देखेंगे और रियल वर्ल्ड का एग्जांपल देखेंगे। आपको जो एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए ना, जो प्रीवियस हमने पढ़ा, वो इस 4 लाइन से हो जाएगा बहुत अच्छे से। ठीक है, और इस 4 लाइन को समझने के लिए प्रीवियस जितना हमने डिटेल पढ़ा वो समझना जरूरी था। सबसे पहले टाइटली कपल सिस्टम जो होता है, जिसमें UMA इस्तेमाल होता है, यानी यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस, वो जर्नल पर्पस कंप्यूटर के लिए बेस्ट होता है, शेयर्ड मेमोरी एप्लीकेशन के लिए। रियल वर्ल्ड यूज केस अगर आप बोलिएगा तो डेस्कटॉप वर्क स्टेशन विद मल्टी कोर CPU, यानी आमतौर पे जो हम लोग जैसे CPU यानी कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, उसका एग्जांपल आप ले सकते हैं। दूसरा आता है टाइटली कपल्ड में ही NUMA। ठीक है, यानी नॉन यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस। ये क्या होता है? हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग लार्ज डेटाबेस सर्वर, यानी इंटरप्राइज सर्वर विद मल्टी CPU सॉकेट्स, यानी इंटरप्राइज जो लोग होता है, बड़े बड़े कंपनी होती है, जैसे फेसबुक है, मेटा है, ये लोग इसका इस्तेमाल करते हैं टाइटली कपल्ड में। और लूजली कपल्ड में हाईली स्केलेबल एप्लीकेशन, फॉल्ट टॉलरेंट सिस्टम, सुपर कंप्यूटर क्लस्टर, क्लाउड कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। अब आपको समझ में आ गया होगा कि एक्चुअली में क्या कहाँ इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये जो रियल वर्ल्ड एग्जांपल सिमिलैरिटीज आपको समझ में आता है इससे। तो बेसिकली लूजली कपल्ड का मेन क्या है कि हाईली स्केलेबल है और फॉल्ट टॉलरेंस बहुत ज्यादा है, क्योंकि सब सेपरेट काम कर रहा है। ये सुपर कंप्यूटर क्लस्टर में काम में आता है और क्लाउड कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काम में आता है। राइट, तो आपने क्लाउड कंप्यूटिंग आपको पता होगा, तो आपने एनालॉजी लगा लिया होगा। इंटरप्राइज सर्वर तो आपको ऑलरेडी पता है, फेसबुक वगैरह, और ये तो आप खुद इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब आप समझ रहे होंगे कि पैरेलल कंप्यूटिंग किस तरीके से अलग अलग सिचुएशंस में डिस्ट्रीब्यूट है, अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूट है। हम लोग खुद पैरेलल कंप्यूटिंग का यूज करते हैं, जिसमें हम लोग टाइटली कपल्ड इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो अगर आपको पता चलेगा, आपसे कोई पूछेगा कि कौन सा कंप्यूटर इस्तेमाल करते हो, आप कहेंगे टाइटली कपल्ड सिस्टम इस्तेमाल करते हैं, जो कि UMA तरीके पे चलता है। सामने वाला अगली बार से आपसे कोई सवाल नहीं पूछेगा। कंक्लूजन की टेक अवे, टाइटली कपल्ड सिस्टम यानी प्रोसेसर जहां पर शेयर करता है ग्लोबल मेमोरी को, फास्ट कम्युनिकेशन होता है, बट पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट भी होता है, क्योंकि सब मेमोरी आपस में शेयर है, अगर प्रॉपर तरीके से सिंक्रोनाइज ना किया जाए तो उसमें गड़बड़ होता है। और इस चीज का इशारा मैंने प्रीवियस काफी सारे क्लासेस में दिया हुआ है आपको, अगर आपको याद होगा तो आप समझ पाएंगे कि प्रीवियसली हमने काफी बार डिस्कस किया था कि मेमोरी को सिंक्रोनाइज करना, अलग अलग कैश लेवल में मेमोरी सिंक्रोनाइज हो, अलग अलग प्रोसेसर में सिंक्रोनाइज, तो वो इसलिए हो, अदरवाइज अगर नहीं होगा तो कॉन्फ्लिक्ट का चांसेस बढ़ जाएगा। लूजली कपल सिस्टम में क्या होता है? ईच प्रोसेसर हैज लोकल मेमोरी, हर प्रोसेसर के पास अपना लोकल मेमोरी होता है, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं, लेकिन कम्युनिकेशन ओवरहेड हो जाता है। ठीक है, कम्युनिकेशन उतना अच्छे से नहीं होता, कम्युनिकेशन उतना एफिशिएंट नहीं होता, या उतना फास्ट नहीं होता, या उतना रिलायबल तो होता है बट उतना फास्ट नहीं होता।
इसके बाद जो तीसरा चीज हमने पढ़ा था, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यानी इसको भी जो कनेक्ट करवाता है, यानी यहाँ पर भी सीपीयू इस्तेमाल हो रहा है, मल्टी सीपीयू यानी मल्टी कोर इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पर भी मल्टीपल प्रोसेसर इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पर भी मेमोरी इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ भी मेमोरी इस्तेमाल हो रहा है। याद रखिए, पैरेलल कंप्यूटिंग में मल्टीपल सीपीयू, मल्टीपल प्रोसेसर और मेमोरी, ये दोनों तो इस्तेमाल होगा ही होगा, ठीक है, और ये दोनों के दरमियान कम्युनिकेशन भी होगा ही होगा, ये यूनिवर्सल चीज है। तो इनके दरमियान जो कम्युनिकेट करवाता है ना, वो नेटवर्क इंटरकनेक्शन कार्ड्स, ठीक हो गया, क्रूशियल फॉर परफॉर्मेंस फॉर बोथ आर्किटेक्चर, यानी ये पैरेलल कंप्यूटर का यूनिवर्सल रूल है भाई, इसके बगैर तो बात ही नहीं कर सकते आप ना। तो हुआ ये कि पैरेलल कंप्यूटिंग में हमें चाहिए प्रोसेसर, मल्टीपल प्रोसेसर होगा ही होगा, सिंगल प्रोसेसर है तो मल्टीपल तो नाम ही नहीं आएगा ना, तो मल्टीपल प्रोसेसर पैरेलल कंप्यूटिंग में होगा यूनिवर्सल रूल, मेमोरी भी होगा यूनिवर्सल रूल, और मेमोरी और सीपीयू आपस में जो बात करेगा उसके लिए इंटरकनेक्शन कार्ड होगा, ये भी कंपलसरी है, यूनिवर्सल रूल है। अब सवाल ये है कि ये जो बात करेगा ना, उसमें दो आर्किटेक्चर बन गया, एक टाइटली कपल्ड बन गया, एक लूजली कपल्ड बन गया। टाइटली कपल्ड में फिर बात कितना तरीके से कर सकते हैं उस पर डिस्कस होता है इंटरकनेक्शन, और लूजली कपल्ड में कितना तरीके से मेमोरी को शेयर करते हैं, कैसे करते हैं, उसमें इस्तेमाल होता है ये, ठीक है। स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन वर्सेस फिन्स टैक्सोनॉमी, while Finn's taxonomy या classification classifies parallel computer based on instruction and data stream, जैसे हमने पहले बताया कि फिन्स क्लासिफिकेशन जो है वो ज्यादातर डेटा और इंस्ट्रक्शन यानी बिहेवियर के ऊपर, पैरेलल कंप्यूटर कैसे बिहेव करता है उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन था, जो प्रीवियस वीडियो हमने देखा। आज हम लोग क्या देख रहे हैं, स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन फोकस ऑन फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोसेसर एंड मेमोरी, बोथ आर इंपॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग पैरेलल कंप्यूटर आर्किटेक्चर। ऑफ कोर्स दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझना, अगर आप पैरेलल कंप्यूटिंग को समझना चाहते हैं। और इसके बाद सिर्फ एक टॉपिक हमारे पास बचता है, ग्रेन साइज वगैरह, ये कितना बिट और कितना साइज में वो ट्रांसफर वगैरह होगा, ये तीन चीज समझना मैंडेटरी है अगर आप पैरेलल कंप्यूटिंग को समझना चाहते हैं अच्छे से। तो फर्दर ट्रेंड्स, मॉडर्न कंप्यूटर ऑफ्टन कॉम्बाइन एलिमेंट ऑफ बोथ टाइटली एंड लूजली कपल्ड आर्किटेक्चर। अब आप देखिए यहाँ और खतरनाक कॉम्प्लेक्स आ गया, यानी मॉडर्न ट्रेंड या मॉडर्न कंप्यूटर सिस्टम यहाँ तक भी जाता है कि टाइटली कपल्ड और लूज कपल्ड आर्किटेक्चर को आपस में मिक्स कर देता है, क्रिएटिंग अ हाइब्रिड सिस्टम दैट लेवरेज द एडवांटेज ऑफ ईच अप्रोच। यानी हमें पता है कि टाइटली कपल्ड का कुछ एडवांटेज है, कुछ डिसएडवांटेज है, लूजली कपल्ड का कुछ एडवांटेज है, कुछ डिसएडवांटेज है। तो मॉडर्न डे में आज के टाइम पे क्या होता है ना, कि दोनों को मिला के एक आर्किटेक्चर बनाया गया विच इज हाइब्रिड सिस्टम, जहां पर दोनों टाइटली और लूजली का एडवांटेज को लिया जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, क्लस्टर ऑफ NUMS सिस्टम फॉर्म अ लूजली कपल्ड सिस्टम विद ईच नोड बीइंग इज टाइटली कपल्ड सिस्टम, ठीक हो गया। तो ये फिर और मजीद कॉम्प्लेक्सिटी, यानी आज का कंप्यूटर फिर और ज्यादा कॉम्प्लेक्स में लेवल पे जाता है, ठीक है। ये जो हमने पढ़ा ये पैरेलल कंप्यूटर का बेस था, यानी ये पैरेलल कंप्यूटर का बेसिक था, और ये जो लाइन हमने यहाँ पर बताया ना, ये पैरेलल कंप्यूटर का फिर इंटरमीडिएट टू एडवांस लेवल है, ठीक हो गया। फाइनल थॉट, द चॉइस बिटवीन टाइटली कपल्ड एंड लूजली कपल्ड सिस्टम डिपेंड्स ऑन द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ऑफ द एप्लीकेशन। जैसे हमने बताया, अब तक हमने पढ़ा, इससे आपने इतना अंदाजा लगा लिया होगा कि लूजली का भी अपना बेनिफिट है, टाइटली का भी अपना बेनिफिट है, डिपेंड करता है कि आपको करना क्या है, इंक्लूडिंग परफॉर्मेंस नीड, स्केलेबिलिटी रिक्वायरमेंट एंड प्रोग्रामिंग कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। तीन चीज इसमें मेजरली आपको ध्यान रखना है कि परफॉर्मेंस नीड आपको कितना है, स्केलेबिलिटी रिक्वायरमेंट आपको कितना हाई है, और प्रोग्रामिंग कॉम्प्लेक्सिटी आपको कितना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग दैट स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन हेल्प इन डिजाइनिंग एंड सिलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट पैरेलल कंप्यूटर आर्किटेक्चर फॉर अ गिवन प्रॉब्लम। सो दिस इज ऑल अबाउट पैरेलल कंप्यूटिंग, not a parallel computing. More specific if I go, it's all about structural classification of parallel computing, right? I hope कि आपको वीडियो मजा आया होगा बहुत ज्यादा, मुझे भी बहुत ज्यादा इस पे रिसर्च करने में और मेहनत करने में काफी टाइम लगा, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक्स है जो आमतौर पे बुक्स में अगर होते भी है तो इस तरीके से ऑर्गेनाइज वे में नहीं होता, राइट। तो काफी मेहनत लगा वीडियो बनाने में, और काफी लंबा हो गया वीडियो। तो अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है अब तक, तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस वीडियो को शेयर कर देना।